दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही प्यारी है। ये कहानी थोड़ी सस्पेंस में चलने वाली है, तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। रात के 8 बजे थे और वो तेज़ कदमों से जंगल और शहर को जोड़ती सुनसान सड़क से गुजर रही थी। रिया ने शहर से सटे विशाल और ख़तरनाक जंगल के बारे में बहुत सी अजीबो-गरीब अफ़वाहें सुनी थी, लेकिन उसने इन सब पर कभी यकीन नहीं किया। वो बीच-बीच में पलटकर पीछे देखती थी कि शायद कोई ऑटो या बस आदि कुछ दिख जाए, पर उसे उम्मीद ना के बराबर थी। जब कुछ दूर जाकर वो रिया एक मोड़ पर मुड़ी तो उसने बड़े से लाइट के खंभे के नीचे कोई चीज़ देखी, कोई इंसान हो शायद। सोचकर उसने अपने कदम और तेज कर दिए। जब वो थोड़ी करीब आई, उसने देखा कि एक लड़का जख्मी हालत में खंभे से सटा पड़ा है। रिया हड़बड़ा के दौड़ी और उसके पास आ गई। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लथपथ थी और वो बेहोशी की हालत में था। हे, रिया गर्दन झुकाती हुई बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जब वो कुछ नहीं बोला तो उसने जल्दी से उसकी नब्ज देखी और तेज़ी से अपना बैग टटोला और फ़ोन निकालकर हॉस्पिटल को लगा दिया। हेलो सर, मैं रिया बोल रही हूँ, वह जल्दी से बोली। इमरजेंसी? रिया एक मेडिकल स्टूडेंट थी और सिटी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में प्रैक्टिस करती थी। हालांकि उस सुबह वो देर तक रुकी हुई थी, कारण वो लड़का था जिसे वो रात लेकर आई थी। रिया इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 7 में उस लड़के के बेड के पास में खड़ी डॉक्टर्स के से बात कर रही थी। वो लड़का अभी भी बेहोशी की हालत में दिख रहा था। तो क्या लगता है सर आपको? रिया ने इस लड़के से नज़र हटाते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर सवाल किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्लेड जैसी चीज़ से इस पर वार किए गए हैं। डॉक्टर ने उसके शरीर से कपड़ा हटाते हुए कहा, बड़ा अजीब है, इसके अलावा किसी और चीज़ से मारने या पीटने का कोई निशान नहीं है। लेकिन सर, इसके सिर पर लगी चोट? रिया ने पूछा। हाँ, यह चोट सड़क पर तेज़ी से गिरने से हुई है। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए भय में सिकोड़ कर कहा, लेकिन इसके सिर में काफ़ी गहराई में सड़क की पथरी थी, मानो जैसे काफ़ी ताकत से इसको पटका हो। रिया उसके शरीर पर लगे तिरछे, लंबे और गहरे निशानी को बारे में कुछ सोचने लगी। लेकिन रिया, तुमको रात में उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, डॉक्टर ने फिक्र दिखाते हुए सलाह दी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कितना खतरनाक रास्ता है। आखिरी शब्द उन्होंने फुसफुसाते हुए कहे। ओ सर, आप उन भेड़ियों वाली अफवाहों पर यकीन तो नहीं करते? उसने लंबी सांस खींचते हुए आंखें उन पर टिका दी। बिल्कुल करता हूँ। उन्होंने हैरानी से बेफिक्र रिया को देखा। हमारा हॉस्पिटल जंगल के इतना नज़दीक है कि अगर पास में ही पुलिस चौकी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ ड्यूटी नहीं करता। रिया ने उनका डर देखकर अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश की। फिर उन्होंने रिया को आराम की सलाह दी और संतुष्टि देते हुए कहा कि वह लड़का तेज़ी से रिकवर कर रहा है और जल्द ही होश आ जाएगा। तो रिया भी बेफिक्र होकर घर को निकल गई। शाम को जब रिया हॉस्पिटल लौटी तो वह बहुत उत्साहित दिख रही थी। वो सीधे चेंजिंग रूम पहुंची, जहां उसकी सहपाठी पहले से ही मौजूद थी। हाय रिया, कैसी हो? काजल ने उसे देखकर खुश होते हुए कहा। सुना है तुमने किसी की जान बचाई है, उसने तारीफ़ी अंदाज में कहा। कैसे हैं वो? रिया ने तारीफ़ इग्नोर करते हुए कहा। होश आया? हाँ, होश तो आ गया, उसने कहा तो रिया की आंखों में चमक आ गई। पर तुम्हें पता है कि उससे पूछताछ करने कौन आया था? कौन? रिया ने ड्रेस पहनते हुए पूछा। क्या उसकी फैमिली का पता चला? सीबीआई, काजल ने बताया तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। क्या एक नॉर्मल केस में सीबीआई की पूछताछ? उसके चेहरे पर बल पड़ गए। तो क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, काजल ने गेट की तरफ बढ़ते हुए मायूसी से कहा। फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं। वो दोनों चेंजिंग रूम से निकली और तेज़ी से रूम नंबर 7 की तरफ बढ़ी। वैसे उसको मिलने के लिए बड़ी उतावली लग रही हो। क्या बात है? काजल ने चुटकी ली। वो मेरा पहला मरीज है जिसकी मैंने जान बचाई है, रिया ने कहा। बस इतना ही है? ओहो यार, आराम से, उसको अपनी जान की आफत मत बना लेना।
काजल हंसते हुए बोली तो रिया भी मुस्कुरा दी। अंदर पहुंचकर रिया ने देखा कि वो लड़का आंखें खोले छत की को घूर रहा था। जब उसने देखा उन्हें तो उठने की नाकाम कोशिश की। लेटे रहो, रिया ने पास आते हुए कहा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कहाँ हूँ मैं? उसने बेबसी से रिया और काजल की आंखों में झांका। तुम हॉस्पिटल में हो और मुझे जंगल वाली रोड पर मिले थे। रिया ने याद दिलाने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में उसके माथे पर बल पड़ गए और आंखें छोटी हो गई, जैसे वो याद करने की भरकर कोशिश कर रहा हो। याद करो, रिया ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है और कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? वो सवाल पूछते रहे, लेकिन उसने सिर पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया। काजल ने रिया को समझाया कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है और उसको परेशान न करे। तभी ऊ की तेज आवाज़ के साथ पूरे हॉस्पिटल में शांति फैल गई। रिया और काजल ने एक दूसरे को देखा और तेज़ी से रूम बंद करते हुए बाहर की तरफ भागी। उन्होंने रिसेप्शन पर आकर देखा तो बाहर गेट की तरफ से भेड़ियों की पूरी फौज गेट की तरफ बढ़े चली आ रही थी। वो आम भेड़ियों से आकार में 2 गुने लग रहे थे। आसपास जितने भी लोग और स्टाफ था, सभी में चीख पुकार मच गई। जिसको जहां जगह मिली वो भागने लगा। सिक्योरिटी गार्ड तेजी से गेट बंद करने को लपका तो डर के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने हिम्मत बांधी और गेट के शीशे पर हाथ लगाया ही था कि तभी उन भेड़ियों में से एक ने उस पर छलांग लगा दी और अपने लंबे तेज नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। वो गार्ड फड़फड़ा कर नीचे गिरा तो उसने अपने नुकीले दांतों को उसके गले में गाड़ दिया। काजल ने बुत की तरह जमी रिया को तेजी से खींचा और रूम की तरफ लपकी। भेड़ियों की पूरी फौज हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी। बड़े वाले भेड़िए ने सिक्योरिटी गार्ड के गले से दांत निकाले और रूम की तरफ बढ़ रही लड़कियों को देखा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। रिया ने पास में पड़ी कुर्सी उठाई और भागते हुए तेजी से भेड़ियों की तरफ हवा में उछाल दी। कुर्सी उससे जा टकराई और वो दीवार से जा लगा। उसने अब और गुर्राते हुए उन्हें देखा और उन पर छलांग लगा दी। काजल ने जल्दी से गेट खोला और रिया को अंदर खींच तेजी से गेट बंद कर दिया। ऊ की तेज आवाज़ें कुछ देर बाद कम हो गई तो रिया ने डरते डरते गेट खोला और बाहर देखा। भेड़िए जा चुके थे और स्टाफ के 2-4 बाहर दिखे। वो एकदम से मदद के लिए भागी। तब तक दूसरे डॉक्टर और स्टाफ भी पहुंच गया। वो तेज़ी से गार्ड की तरफ दौड़ी, जिसका शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली पड़ी थी, जिसमें डर साफ झलक रहा था। काजल बाकी की स्थिति को देखने आगे बढ़ गई। हजारों सवाल एक पल में उसके दिमाग में घूम गए। बिल्कुल इसी तरह के निशान उस लड़के के शरीर पर थे। तो 2 दिनों में यह दूसरा हमला है। और क्या यही कारण है कि सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है? क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो अजीब हो? और आखिरी सवाल पर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह वही आदमखोर भेड़िए हैं जिनकी अफवाहें सुनी थी? रिया, काजल की तेज आवाज़ ने उसके विचारों को तोड़ा तो उसने तेज़ी से पलट कर देखा। काजल गैलरी के कोने पर डरी और हाँफती हुई खड़ी थी। क्या हुआ? उसने किसी और अप्रिय घटना के बारे में सोचते हुए पूछा। शिवेन, काजल के शब्द लड़खड़ा गए। वो लड़का अपने रूम से गायब है। भेड़ियों वाली घटना को हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके थे और उस लड़के के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो यह भी नहीं जानती थी कि उसे भेड़िए ले गए हैं या वो खुद भाग गया। लेकिन सवाल यह था कि वो भागेगा क्यों? उसे तो कुछ भी याद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िए सिर्फ उसी के लिए हॉस्पिटल आए हों? तो क्या वो जिंदा भी होगा? रिया सिटी हॉस्पिटल के केबिन में बैठी यादों में खोई थी और ना जाने कितने ही सवाल इस वक्त उसके दिमाग में घूम रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला और काजल अंदर आई। वो कुर्सी उठाते हुए बिल्कुल उसके सामने बैठ गई। रिया, शीशा बाहर से तोड़ा गया है, वो बोली। और लगता नहीं है कि यह भेड़ियों का काम है। रिया के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ सोचते हुए कुर्सी से खड़ी हो गई। जाहिर है काजल, इससे यह साफ होता है कि वो खुद नहीं भागा है। रिया की आंखें चौड़ी हो गई और भेड़िए उसे इस तरह से तोड़ नहीं पाएंगे। रिया कुछ सोचते हुए अचानक काजल की तरफ मुड़ी। उसका कोई दुश्मन? उसने तेज़ी से कहा। ऐसा लगता नहीं। काजल ने रिया के तुक्के पर इनकार करते हुए कहा।
और अब हम यह भी जानते हैं कि उस दिन उस पर हमला भेड़ियों ने ही किया होगा, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही निशान गार्ड के शरीर पर थे। तो उसके और दुश्मन होने की संभावना जरा कमज़ोर ही दिखती है। रिया ने में सिर हिलाया और फिर उसकी तरफ पीट करके सोचने लगी। और यह एकदम से हुआ। आदमजात भेड़िए दोनों के मुंह से एकाएक समान शब्द निकले और दोनों डर व रोमांच से खड़ी हो गई। डेफिनेटली ऐसा ही है, उसने काजल के दोनों कंधों को पकड़कर खुश होते हुए कहा, मानो उसे इस रहस्य का पहला सुराग मिल चुका हो। भेड़िए ही मानव के रूप में आए होंगे और उसको उठाकर ले गए होंगे। काजल को भी इस बात पर दम लग रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि पुलिस इस बात पर कितना यकीन करेगी, और ना ही उसके पास कोई पक्का सबूत था इसको साबित करने का। काजल भी रिया के साथ इस रहस्य को सुलझाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो कई दफ़ा उसके घर भी गई और घंटों इसके बारे में बात भी करते रही। रिया ने कई बार सीबीआई से बात करने का सुझाव भी दिया ताकि अगर वो इस बारे में कुछ जानते हो तो हमें भी कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन काजल ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। इस घटना को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन ना तो पुलिस को और ना ही रिया और काजल को कुछ हाथ लग पाया था। दोपहर के 12 बजे थे और रिया अपने रूम में बैठी लैपटॉप में कुछ सर्च कर रही थी। तभी काजल वहाँ आती। हाय रिया, उसने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा तो रिया ने पीछे मुड़कर देखा। क्या कर रही हो? रिया ने बैठने का इशारा किया और लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी। इसे देखो, वो बोली और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आर्टिकल पर उंगली रख दी। यह 2013 के अखबार के आर्टिकल की कटिंग है, रिया ने बताना शुरू किया। और इसके मुताबिक 5 लोगों का ग्रुप जंगल में गया, लेकिन किसी हादसे का शिकार हो गया। उनमें से 4 मारे गए, लेकिन एक किसी तरह से बचने में कामयाब रहा। आखिरी शब्दों को बोलते हुए रिया लगभग फुसफुसाने लगी। और उसके मुताबिक उन पर हमला आम जात भेड़ियों ने किया, क्योंकि उसने खुद एक भेड़िए को इंसान में बदलते हुए देखा। कुछ पल खामोशी के बाद काजल ने रिया को चकराते हुए देखा और बोली, रिया तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? यही कि हमें अगर भेड़ियों के राज से पर्दा उठाना है। कहते हुए रिया ने मजबूत दिखने की कोशिश की। तो हमें खुद उनके पास जाना होगा। क्या? काजल चौंक कर खड़ी हो गई। क्या तुम पागल हो रही हो? तुम खुद मौत को खोजने जंगल जाओगी? काजल परेशान दिख रही थी। रिया एक अजनबी लड़के के लिए इतना जोखिम उठाना चाहती थी जिसका वो नाम तक नहीं जानती। काजल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया शायद अपना मन बना चुकी थी। वो कमरे की खिड़की के पास गई जहाँ धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और दूर देखते हुए बोली, मैंने उसकी जान बचाई और अब उसे आधे सफ़र में नहीं छोड़ सकती। 7 मैं आ रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल में भेड़ियों के हमले को 3 दिन बीत चुके थे। पूरे शहर में इसकी चर्चा थी। हालांकि कुछ लोग इसे आम भेड़ियों का हमला मान रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो पौराणिक कथाओं को मानते थे और उन्हें लगता था कि यह मानव भेड़ियों का हमला है। पुलिस के अलावा 1-2 बार सीबीआई की टीम भी वहां पूछताछ को आ चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। रिया इस पहेली को सुलझाने के लिए खुद जंगल में जाने का निश्चय कर चुकी थी, परंतु काजल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सुबह के 10 बजे थे और रिया अपने कमरे में खड़ी अपने बैग में सभी ज़रूरी चीज़ें चेक कर रही थी। उसके पीछे काजल मुंह फुलाए बैठी थी और मजबूरीवश उसको देख रही थी। तो तुम सच में जा रही हो? काजल ने आखिरी बार पूछा और जवाब वो जानती थी। रिया ने में सिर हिलाया और उसके पास आकर बैठ गई। काजल सुनो प्लीज़, मैं हमेशा दिल से सुनती हूँ और मुझे 100% लगता है कि 7 उस लड़के का नाम नहीं पता होने के कारण दोनों उसको रूम नंबर 7 के नाम से पुकारती हैं कि गायब होने का संबंध जरूर जंगल से जुड़ा हुआ है। तुमने देखा था वो कितना मासूम था और उसको तो कुछ याद भी नहीं था। रिया बोलती रही, क्या मैं एक ज़िंदगी की खातिर वहाँ जाकर एक दफ़ा देख भी नहीं सकती? बोलो। काजल आखिर उसके आगे हार गई और धीमे से बोली, अच्छा ठीक है। साथ ही उसने जल्दी से आगे की बात छोड़ी, लेकिन हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। तुम अकेली नहीं जाओगी, बल्कि हम 2 ही। क्यों? मैं
विवेक को भी बुला लेती हूँ, थोड़ा सेफ भी रहेगा। रिया ने तुरंत ना में सिर हिलाया। तुम पागल हो, उसको क्या बोलोगी कि हम जंगल में भेड़ियों से लड़ने जा रहे हैं? काजल ने तेजी से अपना फ़ोन निकाला। तुम बस चुप रहो और देखती रहो। वैसे भी अगर मैं मर गई तो वो अकेला जी के क्या करेगा? दोनों हंस दिए। उसने विवेक को फ़ोन लगा दिया और 1-2 रिंग बाद उधर से उत्साहित सी आवाज़ आई। विवेक, हेलो बेबी, कैसी हो? काजल, हाय, क्या कर रहे हो? विवेक, बस कुछ खास नहीं, बोलो क्या हुआ? आज लंच साथ में करें क्या? काजल, नहीं, मेरे पास उससे अच्छा प्लान है। तुम बस तैयार होकर बैरल रोड स्ट्रीट लाइट के नीचे मिलो, मैं तुम्हें आधे घंटे में वहाँ मिलती हूँ। विवेक, क्या? लेकिन वहाँ सिवाय एक भयानक जंगल के और कुछ भी है? काजल, नहीं, मेरा आज जंगल में सरप्राइज करने का मूड है, बड़ा मजा आएगा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। विवेक, बेबी, अभी सुबह के 10 बजे हैं, तुमने अभी से पी ली? काजल, क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच में वहाँ जा रही हूँ, जल्दी पहुँच जाना। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, काजल ने फ़ोन काट दिया। रिया ने गुस्से में उसे देखा, जैसे कहना चाहती हो यह गलत है। सुबह के 11 बजे से टाइम ऊपर जाने को था। रिया और काजल दोनों अपने अपने बैग्स को कंधे पर डाले हुए बैरल रोड स्ट्रीट लाइट के नीचे जंगल की और मुंह करके खड़े थे। रिया ने बिन बताए डैड की रिवॉल्वर अपने बैग में छुपा रखी थी। वो नहीं चाहती थी कि काजल बेवजह ही बात को तुल दे। हमें 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, विवेक आया क्यों नहीं? रिया ने जंगल की तरफ से काजल का ध्यान हटाते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है कि वो आएगा? वो आएगा नहीं, आ गया है। काजल ने दाईं तरफ इशारा किया, जहां विवेक अपनी खुली छत की जीप में सवार चला आ रहा था। उसने रोड की साइड में गाड़ी लगाई और मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलकर 2 बैग्स अपने कंधे पर लाद लिए, जिसमें से एक साइज में कॉफ़ी बड़ा जो टेंट के सामान थे भरा हुआ था और बाकी एक छोटे बैग में खाने पीने की चीज़ भरी पड़ी थी। उसका ड्रेसिंग सेंस देखने में बिल्कुल 90s का हीरो जैसा था और नाक पर नज़र का चश्मा रखा था। अरे वाह, वो उसके नज़दीक आते हुए बोला। तो रिया भी हमें ज्वाइन करिए, क्या बात है? उसने खुश होते हुए कहा और भारी बैग नीचे पटक दिया। रिया ने हाँ में सिर हिलाया, जबकि काजल हल्के से बुदबुदाई, नहीं, हम रिया को ज्वाइन कर रहे हैं। सो माई लव, व्हाट्स द प्लान? विवेक रोमांटिक अंदाज में बोला। तो प्लान यह है कि तुम कार यहीं खड़ी करोगे, क्योंकि कार के जाने के रास्ते नहीं हैं और हम लोग पैदल जंगल में जाएंगे और कहीं अच्छी सी जगह देखकर वही टेंट लगाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। काजल ने विवेक को बड़ी चालाकी से झूठ बोला। अरे वाह, आज मज़ा आने वाला। विवेक उत्साहित होते हुए बोला। तुम हमारे लिए कितना सोचती हो स्वीटी? विवेक ने काजल को हक किया और वो तीनों आखिरकार जंगल में दाखिल हो गए। वो लोग लगभग 3 घंटों से लगातार चल रहे थे और बुरी तरह से थक चुके थे। जंगल इतना विशाल और घना था कि उसमें चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। रिया सबसे आगे चल रही थी और इधर उधर ध्यान से देख रही थी कि शायद आसपास कोई सुराग जैसा कुछ मिल जाए। काजल रिया के पीछे थी, जबकि विवेक 2 भारी बैग्स के साथ हाँफता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। वो पसीने से लथपथ था और बीच बीच में बेबी यहाँ टेंट लगा लें जैसी लाइंस बोलता रहता था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कई बार जंगल से इतनी अजीबोगरीब आवाज़ आती थी कि विवेक कूदते उनके आगे चलने लगता था। रिया, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए या कुछ देर रुकना चाहिए। काजल ने रुककर अपने पेट को पकड़ते हुए कहा। मैं बुरी तरह से थक चुकी हूँ और आगे नहीं चल सकती, थोड़ा आराम कर लेते हैं। रिया ने पसीना पोंछा और हाँफते हुए कहा। सही कह रही हो, हम सभी काफ़ी थक चुके हैं। उसने 10 कदम पीछे चल रहे मुरझाए विवेक पर नज़र डाली, जो बस अब गिरा की स्थिति में था और विवेक की हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब थी। आसपास कुछ सही जगह देखते ही और थोड़ा आराम करते हैं। 10 मिनट चलने के बाद जितना उन्होंने सोचा था, किस्मत से उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह मिल गई। सामने एक पतली मगर साफ पानी की नदी दिखाई दी तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। नदी के किनारे पर दूर तक ज़्यादा झाड़ियाँ भी नहीं थी, तो थोड़ी साफ जगह होने के कारण आराम करने और टेंट लगाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। रिया मुंह हाथ धोने किनारे की तरफ बढ़ी, जबकि काजल ने रुक कर पीछे आ रहे विवेक को देखा।
उसकी आंखें ऊपर आसमान की ओर थी और वो सीधा चले जा रहा था। विवेक काजल उसको रोकते हुए बोली, रुक जाओ, यहीं टेंट लगाते हैं। विवेक ने कुछ पल भेंगी नज़रों से काजल को देखा और फिर आधे थैंक यू के साथ ज़मीन पर लुढ़क गया। उस छोटी खूबसूरत नदी के किनारे पर ठहरे हुए उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। थकान के कारण उन्होंने टेंट लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। रिया और काजल दोनों एक चादर पे बैठे मायूसी से नदी में बहते सफ़ेद पानी को निहार रहे थे, जबकि विवेक उनके बगल में चारों खाने चित्त पड़ा हुआ था। तो हमारा यहाँ आना बेकार गया, रिया ने कहते हुए काजल की आंखों में झांका। हमें तो यह भी नहीं पता कि सेवन जिंदा है। उसकी आंखों में पानी तैर गया। खुद को परेशान करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना तुम कर सकती थी उससे ज़्यादा ही कर रही हो, काजल ने रिया को समझाया। अब आगे किस्मत पर छोड़ दो। और वैसे भी रिया, हमें लौटते हुए शाम हो जाएगी, यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं है। रिया ने सर हिलाया और काजल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद जब विवेक ने कुछ तनावपूर्ण स्थिति भापी तो वह हिम्मत करके उठा, उनके पास में आकर बैठ गया। उसकी हालत अब पहले से बेहतर लग रही थी। देखो काजल, तुम्हारे प्लान हमेशा बुरे नहीं होते, उसने कहना शुरू किया। लेकिन तुम यह तो मानोगी कि यह प्लान बहुत घटिया था। हम खाने पर जा सकते थे, मूवी देख सकते थे, पर जंगल में सरप्राइज एकदम वाहियात आइडिया था। जब काजल ने उसे गुस्से से देखा तो वह थोड़ा झिझका। आखिरकार वो वापस आने के लिए उठने लगे। जब काजल और विवेक अपने बैग पैक करने लगे तो रिया खाली बोतल में पानी भरने के लिए नदी की तरफ बढ़ी। उसने झुककर बोतल में पानी भरा, उठने लगी। तभी सामने वाली पानी के किनारे में एक धुंधली सी परछाई दिखी। उसने तुरंत ऊपर देखा। जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। नदी के दूसरे किनारे पर एक काला विशालकाय भेड़िया खड़ा था। गुर्र की भयंकर आवाज़ के साथ उसने 2 कदम पीछे खींची और बड़ी छलांग के साथ एक ही झटके में नदी पार कर दी। डर के कारण रिया के हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर गई। काजल की चीख निकल गई, जबकि विवेक आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। उसका मुंह हैरानी से खुला था, मानो जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक तेज गुर्राहट के साथ उसने रिया के ऊपर छलांग लगा दी, इससे पहले कि उसके नुकीले पंजे रिया के छूते। दूसरी तरफ से एक सफ़ेद और बड़ा भेड़िया उससे आ टकराया। रिया छटक कर दूर खड़ी गिर गई, जबकि दोनों भेड़िए अब एक दूसरे के सामने थे। काजल ने अपने पास खड़े एक डंडे को उठा लिया और रिया की तरफ बढ़ी। विवेक ने पास में खड़े एक पेड़ की तरफ दौड़ लगा दी और तेज़ी से ऊपर चढ़कर बैठ गया। दोनों भेड़ियों ने एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा दी। काफ़ी देर दोनों में भयंकर युद्ध चलता रहा। हालांकि काला भेड़िया बहुत भारी पड़ रहा था, फिर भी सफ़ेद वाला उसे छोड़ नहीं रहा था। दोनों खून में लहूलुहान थे और आखिरकार काले भेड़िए ने हार मान ली और वहाँ से तेज औ के साथ भाग गया। सफ़ेद भेड़िया लड़खड़ा कर गिरा और फिर अगले ही पल उठ खड़ा हो जाने लगा। रिया काजल से हाथ छुड़ा उसकी तरफ दौड़ी। ओए शेवन! इससे पहले रिया उसे छूती वो तेजी से पलटा और एक जोरदार पंजा रिया को मारा। रिया घस खाकर हवा में लहराई। काजल तेज आवाज़ के साथ चिल्लाती हुई उधर दौड़ी और डंडा भेड़िए की तरफ उछाल दिया। वो भेड़िया अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। रिया बेहोश नीचे पड़ी थी। उसके खून से नदी सफ़ेद, पानी लाल हो गया था। अगली सुबह जब रिया ने आंखें खोली तो खुद को सिटी हॉस्पिटल में पाया। उसकी दाईं ओर काजल हाथ बांधे हुए खड़ी थी, जबकि विवेक उसके थोड़े पीछे खड़ा था। जैसे ही काजल ने देखा कि रिया को होश आ रहा है और एकदम खुश होती हुई बोली, हे! रिया ने खुद को संभाला और उठने की कोशिश की तो विवेक और काजल ने उसको सहारा देकर बैठाया। कैसा महसूस कर रही हो? काजल ने पूछा। हम ठीक लग रहा है, रिया ने सिर को पकड़ते हुए कहा, जो भारी लग रहा था, और बाएं बाजू को देखा जो पट्टियों में लिपटा हुआ था। क्या हुआ था? तुम पर भेड़ियों ने हमला किया था, काजल ने बताया। मैं तो डर ही गई थी। वो तो शुक्र है कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर वहाँ अचानक से पहुँच गए। सीबीआई का नाम लेते ही रिया के माथे पर लकीरें पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, बस बाजू पर हल्की खरोच है। सीबीआई अगेन, वो वहाँ क्या कर रही थी? रिया ने सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हम नहीं जानते रिया, विवेक बीच में बोला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे होश में आने के बाद वो पूछताछ करने आएंगे। रिया जब कुछ
सोच में पड़ गई तो काजल खामोशी तोड़ते हुए बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता रिया कि वो वहाँ क्या कर रहे थे, बल्कि या तो अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल सही समय पर वहाँ मौजूद थे। रिया समझती थी कि सीबीआई का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर है। वो भेड़ियों से जुड़ी हर जगह पहुँच जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो काजल से बहस के मूड में नहीं थी। रिया को शाम होते होते घर शिफ्ट कर दिया गया। घर जाने से पहले पुलिस के कुछ लोग पूछताछ को आए, लेकिन सीबीआई विभाग का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। घर पर भी यूं जंगल में तफरी करने जाने के लिए डांट पड़ी। बहरहाल उनकी तबीयत में तो तेजी से सुधार हो रहा था, लेकिन मन अभी भी विचलित था। सभी सवाल उसके सामने जस के तस बने हुए थे। बार बार जंगल का दृश्य उसके सामने आ जाता। कौन था वो सफ़ेद भेड़िया जिसने दूसरे भेड़िए से उसकी जान बचाई? माथे पर लकीरें पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें एक पल के लिए तो उसे लगा था कि शायद वो सेवन था, लेकिन अगर वो वही लड़का होता तो उस पर हमला क्यों करता? वो अपने ख्यालों में खोई थी कि अचानक उसे अपने रूम की खिड़की पर कोई आहट महसूस हुई। वो हल्के कदमों से उठी और खिड़की पर पहुंची। जैसे उसने पर्दा हटाया तो सन्न रह गई। शीशे के पीछे वही लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। रिया को अचानक देखकर वो जाने के लिए मुड़ा। हे शेवन! रिया ने जोर से रोकने के लिए आवाज़ दिया, प्लीज़ रुको। नीचे कूदने से पहले वो एक पल रुका और मुड़कर रिया की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मेरा पीछा मत करो, मैं ठीक हूँ, तो प्लीज़ खुद को और मुझे मुश्किल मत डालो। उसकी आवाज़ ठंडी थी और बातों में इरादा। और हाँ, मेरा नाम सेवन नहीं कहकर वो मुड़ा और वहीं से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन जिस 2 पैरों से वो कूदा था वो नीचे पहुंचने से पहले 4 हो चुके थे। वो लड़का उसी सफ़ेद भेड़ियों में तब्दील हो चुका था। वो सोमवार की सुबह थी। रिया 2 दिन के रेस्ट के बाद सिटी हॉस्पिटल पहुंची थी। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सिवाय बाजू की कुछ खरोचों के जो सेवन ने दी थी। अब इतना तो वो समझती थी कि उसने जानबूझकर कम चोट पहुंचाई थी, वरना वो चाहता तो उसे जान से मार सकता था या फिर काले भेड़िए से उसे बचाता ही नहीं। तो कुछ सवालों के जवाब वो जान चुकी थी, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी। काजल और रिया दोनों आज डे शिफ्ट में थे, जिसकी सलाह तबीयत खराब होने के कारण काजल ने ही दी थी। वो दोनों केबिन में बैठे थे और सेवन के वहाँ आने के बारे में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतना मासूमियत से भरा चेहरा किसी भेड़िए का था। काजल ने एक मोटी सी किताब टेबल पर पटकते हुए कहा, जिसका शीर्षक हमारा शहर और उसका इतिहास था। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कितना कुछ जानना बाकी है। उसने आह भरते हुए बात खत्म की। लेकिन वो और भेड़ियों से अलग है काजल, रिया ने उसके बारे में सोचते हुए कहा। वो दूसरे की तरह बहसी नहीं लगता। ओह हाँ, सही कहा। वैसे भी उसने तुम्हें सिर्फ मारने की कोशिश की थी, कहते हुए वे व्यंग में हंसी। रिया ने उसको नज़रअंदाज कर दिया तो वो करीब आते हुए बोली, ओ डियर, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर अब हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ और उसे भूल जाओ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब वो खुद एक भेड़िया है तो भेड़िए उसे क्यों मारना चाहते हैं? उसने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। और वैसे भी उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि बचाया था। हाँ, तुम शुक्र मनाओ कि उसका निशाना जरा सा चूक गया, काजल मुस्कुराते हुए बोली, वरना आज तुम्हारी तस्वीर पर माला होती। दोनों हंस दिए। शाम के 6 बजे थे और रिया शिफ्ट खत्म करके हॉस्पिटल से निकल रही थी कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक खूबसूरत नौजवान निकला। उसने ब्लू जीन्स पर ब्लैक जैकेट पहन रखी थी जो उस पर खूब जच रही थी और आंखों पर काला चश्मा था, जबकि दाईं तरफ बेल्ट में रिवाल्वर लगा हुआ था, जिससे उसका कोई अफसर होना मालूम पड़ता था। वो गाड़ी से उतरकर रिया के पास आया, जो मेन गेट से निकलने वाली थी। एक्सक्यूज़ मी, या रिसेप्शन किधर है? उसने रिया से पूछा। वो सामने दाईं तरफ की ओर। रिया ने बताया, क्या काम था? दरअसल मुझे मिस रिया से मिलना था। उसने ठहरते हुए चश्मा हटाया। आई एम फ्रॉम सीबीआई। ओह, आइए, आप ही का इंतज़ार था। रिया ने उसके तरफ घूमते हुए कहा। सॉरी, अधिकारी ने सवालिया नज़रों से कहा। नहीं, मेरा मतलब
मैं ही रिया हूँ, उसने तुरंत बात सही करते हुए कहा। मुझे बताया गया कि आपकी टीम ने मेरी मदद की तो इसलिए शुक्रिया। ओह यस, यूर वेलकम। उसने हल्की मुस्कान बखेरी। मेरा नाम करण है और मुझे बस आपसे कुछ सवाल पूछने थे, लेकिन मुझे बताया गया था कि आप नाइट शिफ्ट में मिलेंगी, जबकि आप तो जाते हुए मालूम पड़ती हैं। ओह हाँ, मैं आज डे शिफ्ट में थी। कहिए, कहाँ बैठे हैं? रिया ने कहा। नहीं ठीक है, बैठने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप किस चीज़ से जा रही हैं? उसने कहा। कोई ऑटो या टैक्सी? क्यों? रिया ने पूछा। परफेक्ट, तो ठीक है, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा और साथ ही मेरे जवाब भी हो जाएंगे सवाल। करण ने आइडिया दिया तो रिया ने हाँ में कांधे उचका दिए। उनकी कार उसी जंगल वाले रोड से गुजर रही थी। करण की उम्र लगभग 27 या 28 साल की थी। वो देखने में बहुत हैंडसम था। रिया को उसकी तिरछी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आखिर कुछ पल के बाद रिया खामोशी तोड़ते हुए बोली, तो पूछो। करण एकदम हड़बड़ा गया, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। ओह हाँ सॉरी, तो मुझे बस इतना ही पूछना था कि आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? उसने संभलते हुए कहा। हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे, रिया ने कहना शुरू किया। हमें नहीं पता था कि वहाँ इतने खतरनाक जंगली जानवर मौजूद होंगे। अच्छा ठीक है। वो उस सवाल को करते हुए थोड़ा झिझका। क्या तुमने वहाँ कुछ अजीब देखा? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल ना लगा हो। अजीब? रिया ने माथा सिकोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो भेड़िया बहुत खतरनाक था। हाँ वो तो है, उसने जल्दी से कहा। आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था, उसने सलाह के जैसे बोला। वैसे आप, मेरा मतलब आपकी टीम वहाँ क्या कर रही थी? आप बारी थी रिया के सवाल दागने की, जिसका वो कब से इंतज़ार कर रही थी। ओह हम एक क्लीन सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत हमें वहाँ जाना पड़ जाता है। उसने अपनी बात पूरी की। तो बस इतनी ही बात है? रिया ने पूछा तो उसने में सिर हिला दिया। ओके, मेरा घर बस आ गया, आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं। थैंक यू, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखें। करण ने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ओके बाय, कहते हुए रिया गाड़ी से निकल कर गई। करण उसको छोड़कर सीधा निकल गया और रिया उस सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी, जिसके 10 कदम आगे ही उसके घर के गली मुड़ती थी। वो सीधे चलने लगी कि अचानक उसकी बाईं तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज़ आई। कौन था वो? रिया एकदम उछल गई और उसका दिल तेजी से धड़का। उसने मुड़कर देखा तो शेवन था। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें इतनी रात में इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। उसने उसके डर को नज़रअंदाज करते हुए कहा। खासकर अनजान लोगों से सावधान रहो। वो सीबीआई ऑफिसर था, रिया ने कहा। और तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया था, खतरा अभी टला नहीं है। उसने जंगल की ओर देखते हुए कहा। ओह अच्छा, जैसे तुम्हें परवाह है, रिया ने गुस्से में कहा। तभी मुझ पर हमला किया था। खुफिया एजेंसी के लोग तुम्हें एक भेड़िए से बात करते देखकर खुश नहीं होते, उसने कहा। तो रिया को याद आया कि सीबीआई की टीम वहाँ मौजूद थी। तुम पहले से ही मुश्किल में थी और मैं मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता था। मुझे क्या मुश्किल है? रिया ने हैरानी से कहा। मेरा कोई दुश्मन नहीं था नहीं, पर तुमने बना लिया है। वो काला भेड़िया रॉकी आरा का खास आदमी। वो अपनी नाकामी इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। लेकिन तुम तो एक भेड़िए हो, तो भेड़िए क्यों तुम्हें मारना चाहते? रिया ने अपने मन की बात पूछनी चाहिए। यह एक लंबी कहानी है। जंगल अब हमारे लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। भेड़िए भी अब 2 गुटों में बांट गए हैं। लेकिन रिया ने फिर कुछ पूछना चाहा तो उसने बीच में ही रोक दिया। तुम्हें इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। तुमने मेरी जान बचाई, उसका शुक्रिया, पर अब इस सब से निकल जाओ और अब फिर इस सड़क पर अकेली मत जाना। मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी निगरानी नहीं करूँगा। हाउ स्वीट, तो तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, रिया ने खुश होते हुए कहा। तो वह मुड़कर जाने लगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? एक पल के लिए मुड़ा और हल्के से बोला, अक्षय। और अगले ही क्षण जंगल में गुम हो गया। वो एक खूबसूरत शाम थी। काजल और उसके सभी दोस्त आज उसके घर पर जमा थे। वजह थी काजल का जन्मदिन। बड़े दिनों के बाद यह एक खुशनुमा लम्हा मिला था, जिसे रिया ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो काफ़ी खुश थी और उसने
लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। तभी सभी लोग छत पर इकट्ठा थे और पार्टी कर रहे थे। जगह जगह टेबल्स पड़ी थी और लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे अपनी बातों में मशगूल थे। पीछे हल्का म्यूजिक चल रहा था और उनकी टेबल्स बियर और खाने से भरी पड़ी थी। वहीं कॉर्नर की एक टेबल पर रिया, काजल और विवेक बैठे हुए थे। हैप्पी बर्थडे माय लव, रिया ने बियर का ग्लास उठाते हुए कहा। तुम बहुत खुश रहो और हमेशा मेरे साथ रहो, कहते हुए थोड़ा मुस्कुराए और काजल को 5वीं बार गले लगा लिया। बस रिया, तुम पहले ही काफ़ी पी चुके, काजल ने कहते हुए रिया का गिलास ले लिया। तो पास में बैठे विवेक को यह बात नागवार गुजरी तो पहले ही टल्ली लग रहा था। देखो काजल, तुम खुद को बॉस मत समझा करो, उसने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। हो गया तुम्हारा, काजल ने गुस्से से विवेक को देखा। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर पाता, विवेक बोला, चाहे वो जंगल घूमने जैसा मनहूस प्लान ही क्यों ना हो। इस बात पर काजल और रिया खुद को नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस दी। एक्सक्यूज़ मी, पीछे से आवाज़ आई तो तीनों ने पलट कर देखा। सीबीआई ऑफिसर करण एक बड़े से पैकेज के साथ मुस्कान लिए खड़ा था। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हैप्पी बर्थडे काजल, कहते हुए उसने गिफ्ट आगे बढ़ा दिया। काजल ने हंसते हुए थैंक्स कहा। मेरा दोस्त आ गया, विवेक खुशी से कहता हुआ बोला और लड़खड़ाता हुआ उसके गले लग गया। उसको वहाँ देख रिया का नशा थोड़ा हल्का हो गया। विवेक और करण दोस्त थे और उसने ही उसे इनवाइट किया था। करण उनके साथ ही वहाँ बैठ गया। वो बीच बीच में रिया को देखता और मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगता। तो रिया कैसी हो, करण ने बियर का एक छोटा सा सिप लेते हुए पूछा। या आई एम गुड, रिया मुस्कुराई। आप कहो, कैसा चल रहा है आपका क्लीन सिटी प्रोजेक्ट। इससे पहले करण कुछ कहता, विवेक बीच में ही बोल पड़ा। मेरे दिल में एक बात है, लेकिन वादा करो कि हंसोगे नहीं। विवेक ने गोल गोल नशीली आंखें सब पर घुमाई तो सबने बोलो में सिर हिला दिया। मुझे 100% यकीन है मैंने एक भेड़िए को इंसान में बदलते हुए देखा, कहते हुए उसने अपनी आवाज़ नीचे कर ली। रिया और काजल ने अपनी नज़रें मिलाई। करण ने हैरानी से उसे देखा। क्या, कब और वो कैसा दिखता था, करण ने सवाल किया। देखो मेरे दोस्त, उस वक्त मैं भेड़ियों से घिरे हुए घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ था और ऐसी स्थिति में आप मुझसे उसके नए नक्श देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसने 2 हिचकी ली और टेबल पर सिर रख दिया। इसने बहुत पी रखी है, काजल ने बात काटते हुए की कोशिश की और झूठी हंसी हंसी। अच्छा फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तुमने ही सही कहा, चलना चाहिए, करण ने बोला। रिया को उठता देख उसने आगे कहा, रिया मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। रिया ने काजल की तरफ इजाज़त की तरह देखा तो उसने भी ठीक है मैंने नज़रें घुमा दी। ओके थैंक यू, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो करण के चेहरे पर खुशी फैल गई। एक तरफ खूबसूरत शहर तो दूसरी ओर भयानक जंगल, जिसको उसको चीखते हुए बैरल रोड पर उनकी गाड़ी शान से जा रही थी। चीरते हुए बैरल रोड पर उनकी गाड़ी शान से जा रही थी। रिया थोड़ी सुकड़ी हुई थी, बैठी थी जैसे मानो उसे ठंड लग रही हो। करण हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी चलाने के साथ साथ बीच बीच में उसे देख रहा था। तो रिया, डॉक्टर बनने के अलावा भी और कोई शौक़ रखती हो, करण ने खामोशी तोड़ी। मुझे शायरी लिखना पसंद है, उसने खुश होते हुए कहा, और नॉवेल्स पढ़ना भी। क्या वाकई, करण ने खुश होते हुए हैरानी दिखाई। नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ तो मुझे भी है, द मिल्कमैन वेरी फेवरेट है। अच्छा वो तो मेरी भी फेवरेट है, रिया ने बताया। वो खुश दिख रही थी, शायद उसने करण के बारे में जैसे सोच बनाई थी वो वैसा नहीं लग रहा था। तो हमारे ख्यालात काफ़ी मिलते हैं, उसने कहा, और मन की बात कहनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम कॉफ़ी पर मिले। इससे पहले कि रिया कुछ कहती उनकी दाईं तरफ से आती तेज़ ऊ की आवाज़ से उनका ध्यान खींचा। दोनों ने तुरंत दाईं ओर देखा जहाँ एक भेड़िया खड़ा था, लेकिन उसका मुंह सामने की तरफ था, जैसे किसी और को बुला रहा हो या इशारा जैसे कुछ कर रहा हो। करण, रिया तेज़ी से चिल्लाई। करण ने सामने देखा, एक बड़ा लकड़ी का गट्टा उनकी गाड़ी से टकराया। धड़ाम, एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी हवा में कई फीट उड़ गई। कई बार पलटने के बाद गाड़ी उल्टी होकर सड़क पर दौड़ पड़ी थी। कुछ देर बाद रिया ने आंखें खोली। वो गर्दन के बल उल्टी होकर सीधी से
सीट से बंधी पड़ी थी। चोटों से उसका जिस्म सुन्न था। उसे लगा जैसे उसका आधा शरीर कटा हुआ हो। उसने मुश्किल से दाईं ओर सिर घुमाया। करण उसी स्थिति में बेहोश पड़ा था। उसके पूरे जिस्म से खून निकलकर सिर के सिरहाने टपक रहा था। उसने हाथों को चलाया और निकलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो खिड़की तक अपना सिर ले जा सकी। तभी उसने देखा एक आदमी उसकी ओर चला आ रहा है, जबकि एक आदमी लंगड़ाते हुए पीछे चल रहा था। अंधेरे में उनके चेहरे देखना मुश्किल था। बड़ा वाला आदमी उसके बिल्कुल पास आते हुए बोला, हेलो बेबी। एक जोरदार लठ उसके शरीर से टकराया और सब काला हो गया। अचानक कौन ये आदमी आ गया? देखते हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।